मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहाँ नहीं मिलता, नई ज़मीन नया आसमां नहीं मिलता। नई ज़मीन नया आसमां भी मिल जाए, नई ज़मीन नया आसमां भी मिल जाए, नए बशर का कहीं कुछ निशान नहीं मिलता। क्या ढूंढ रहे थे कैफी साहब? कैफी साहब was the most versatile poet that I have ever read. रूमानियत, रिबेल, इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग, प्रोटेस्ट, आप किसी भी जज्बे को उठा लें, आपको उनकी पोइट्री में उसका रंग मिलेगा। वक्त की अंगड़ाई भी उनके शायरी में मिलती है। आप सबके दिलों पर छाप है उसकी, उस एक मिसरे की, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। इनफैक्ट जो गाने, अगर मैं 5-6 गानों के भी नाम लूँगी और आप पता नहीं कौन से दौर में पहुँच जाएंगे। नाजुक, एट द सेम टाइम बहुत ही सख्त, कोई भी मिजाज आपको उनकी शायरी में मिलेगा। Words fall short of saying anything for the legendary poet Janab Kaifi Azmi, whose birth centenary is what we are celebrating today, and today onwards, various other programs that Shabana ji has planned through the year anywhere in the world. There are global celebrations happening. मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि इस मेरी छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शबाना साहिबा दिल्ली आई हैं। ख़ास तौर पर इस खिराज अक़ीदत के मौके पर मैं दावत देना चाहूँगी शबाना आज़मी जी से, आप प्लीज़ मंच पर आएँ। बेहद शुक्रिया दिल्ली आने का और एकदम से आने के बाद यहाँ आ जाने का। प्लीज़। मैं शबाना जी से कुछ सवालात करूँगी, जो इसलिए क्योंकि मैं कैफी साहब की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ और उनकी शायरी हमारी रूह में समानी शुरू हो गई थी जब हम बहुत छोटे बच्चे थे। विविध भारती सुना करते थे और घंटों सुना करते थे, और फिर कभी कभी उसको रिहर्स करने के लिए बाथरूम बंद करके एको होता है ना, तो गाते भी थे। और फिर हमारी माँ ने कहा कि भैया तुम नीचे का बाथरूम मत यूज़ करो, ऊपर का करो, क्योंकि बाकी लोगों ने भी नहाना होता है। वो गाना इतना अच्छा लगता था, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। और फिर वो जो कि ऐसे जो हम बात करते हैं मदन मोहन साहब और कैफी साहब की, जो एक इमॉर्टल पीसेस हैं, एक लंबी फहरिस्त है। मैं सवाल थोड़ा सा संजीदा अंदाज से शुरू करना चाहूँगी शबाना जी, कि आपके चाइल्डहुड में जाते हैं। कम्यून लिविंग इज़ नॉट ईजी। आपने पहले 9 साल वहाँ गुजारे और वहाँ की जो तंगे हालात के बारे में तो हम सोच भी सकते हैं कि क्या हुआ होगा, क्या कमी, क्या महरूमियाँ रही होंगी। उसके बावजूद अगर हम ये कहते हैं कि वालिदैन का असर होता है बच्चों पर, अगर हम आपको देखते हैं और आपके भाई साहब बाबा साहब को देखते हैं, तो हमें लगता है कि इसकी फाउंडेशन उन्हीं अर्ली ईयर्स में रही है। तमाम पहलू कैफे साहब की शख्सियत के जो आपने बहुत करीब से देखे हैं और उनके बारे में कहा भी गया है, मेरा सवाल उनसे हटके है कि कोई ऐसे पहलू पर रोशनी डालें आप जो हम कुछ नहीं जानते, जिसके बारे में, जो उस ज़माने में जब आप छोटी थीं, 7-8 साल की थीं, 5-6 साल की थीं, तो हाउ डिड ही मीडिएट टू ब्रिंग द वर्ल्ड टू यू? देखिए, 9 साल की उम्र तक मैं एक कम्युनिस्ट पार्टी की कम्यून में, रेड फ्लैग हॉल में
रहती थी, जहाँ 8 फैमिलीज़ थे और हर फैमिलीज़ का सिर्फ 225 स्क्वायर फुट का एक कमरा था और एक छोटी सी बालकनी थी जिसको आमतौर पर सभी लोगों ने एक अपना बना लिया था किचन। और 8 फैमिलीज़ थी, सिर्फ एक बाथरूम था और एक टॉयलेट। ज़ाहिर है पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि जो भी पैसे होते थे वो कम्युनिस्ट पार्टी को दे दिए जाते थे और अब्बा को सिर्फ 40 रुपए मिलते थे मंथली अखराजात के। तो शुरू में तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अब्बा कुछ अजीब से हैं। क्योंकि देखिए, अब्बा तो वो होते हैं जो कि पैंट शर्ट पहनते हैं और दफ्तर जाते हैं और गाड़ी में अंग्रेजी में बात करते हैं। ये तो कुछ कुर्ता पजामा पहनते हैं और घर पे बैठे हुए कुछ लिखते रहते हैं। तो मुझे अच्छा ऐसा लगता था कि a poet is a euphemism for somebody who does no work. काम वाम नहीं करते हैं, ऐसा लगता था मुझे। लेकिन हमेशा से अलग थे। मुझे याद है कि मैं सिर्फ 7 साल की थी जब इन्होंने ला के मुझे काली गुड़िया दी थी। अब मेरे लिए बहुत तकलीफ़ की बात थी, क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी और मैं भी अपनी क्लासमेट्स की तरह ये चाहती थी कि मेरे पास जो है एक गोरी गुड़िया हो जिसकी नीले आँखें हों और भूरे बाल हों। और अब जो है मुझे उन्होंने काली गुड़िया दे दी। तो मैं उनकी तरफ हैरत से देखने लगी। तो तब उन्होंने मुझे बताया कि ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल टू। बहुत दिनों के बाद जाके समझ में आया कि क्या मुझे समझा रहे थे। हमारे घर में असल में माहौल ऐसा था, मम्मी जो हैं उनको काम करना पड़ा था, क्योंकि 40 रुपए में काम घर का नहीं चल सकता था। तो वो पृथ्वी थिएटर उन्होंने ज्वाइन किया, रिप्टा, और उसमें काफ़ी मसरूफ़ रहती थी टूर्स वगैरह पे। तो जब हमको स्कूल जाना होता था तो अब्बा हमको तैयार करते थे, मेरी चोटियाँ बनाते थे। तो हमेशा स्कूल की फ़ोटोग्राफ्स अगर आप मेरे देखें तो एक चोटी यहाँ से बनी हुई, एक चोटी यहाँ से बनी हुई, 12 ऐसा कुछ सिलसिला था। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ याद है उस ज़माने की, वो ये है कि मेरे अब्बा को लोग बहुत पसंद करते थे। चाहे वो मैं मज़दूरों के बीच जब जाती थी तो मैं देखती थी कि उनको कितना प्यार करते हैं लोग, या वो मुशायरों में मुझे लेकर जाते थे मेरे भाई के साथ। तो हम लोग वहीं सुला दिए जाते थे गोल तकियों के पीछे। और जाहिर है कि वो बहुत पॉपुलर क्योंकि थे, तो आखिरी में उनकी बारी आती थी। तो जब हमको तालियों की गूंज सुनाई देती थी तो हम लोग उठ के देखते थे कि अच्छा भाई ये अब्बा अच्छा हो गया, आ गए हैं। तो इन्होंने जो है ना कभी मुझे बैठकर कोई सबक नहीं सिखाया। जिस तरह के ये थे, जिस तरह का हमारा माहौल था, उसी से हमने सीख ली। मैं आपको बताऊं कि हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि जब हम लोग जानकी कुटीर में आ गए तो हमारे यहाँ बहुत छोटा सा कॉटेज था, लेकिन फैज़ अहमद फैज़, फिराक गोरखपुरी, जोश मलिहा बादी, बेगम अख्तर, ये सब लोग हमारे यहाँ हाउस गेस्ट्स के तौर पर होते थे। मुझे जो है उठकर अपने भाई के कमरे में चले जाना पड़ता था। अब जब ये महफिलें होती थीं तो मैं पीछे से पर्दे के पीछे से देखती थी, झांकती थी। तो अब्बा मुझसे कहते थे कि वहाँ से देखने की ज़रूरत नहीं, तुम आके हमारे बीच में बैठो और बैठी रहो, मगर ये शर्त है कि कल सुबह में आप खुद उठकर स्कूल जाएंगी, आप ऐसा नहीं कहेंगी कि मेरी लेट नाइट हो गई। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि this is my responsibility. And I think he always did that with both his children. So it was special. ये चीज़ तो सभी लोग जानते हैं that कैफी साहब actually did not ever preach what he didn't do. जी, there was no dichotomy between what he said and what he did. अपनी मिट्टी से प्यार करने वाले लोग बहुत होते हैं, अपनी मिट्टी की, अपने वतन की बात करते हैं, अपनी रूट्स की बात करते हैं, उस पर जान छिड़कने की बात करते हैं, लेकिन उसकी वाकई कद्र करना और इतनी कद्र करना कि अपनी बहुत ही इस्टेब्लिश्ड लाइफ को छोड़कर वहाँ चले जाना उसकी खिदमत में, बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। हम सब जानते हैं कि कैफी साहब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 20 साल, लास्ट 20 ईयर्स, ही स्पेंट अपनी विलेज में जाके उन्होंने बिताया, जबकि मुंबई नगरी की चमक धमक और इतनी कंफर्टेबल लाइफ थी, उसके बावजूद उन्होंने तय किया कि उन्हें अपने उस गांव को कुछ देना है, वापस देना है। ही हैड टू पे बैक। अब हम जानते हैं कि उनकी खिदमत की वजह से वो एक मिजवा एक मॉडल विलेज बन गई।
और आप उस ट्रेडिशन को अपने साथ कैरी कर रही हैं। लेकिन एक और सवाल मेरे जहन में आता है कि ये कोई आसान फैसला तो नहीं था। आपकी फैमिली में जब ये जिक्र आया कि वो वहाँ जाकर सेटल हो जाएंगे, तो मैं चाहूँगी आप हमसे ये शेयर करें कि वो इतना हम उस ज़माने में तो नहीं है ना कि राम जाएंगे तो सीता भी बनवास चली जाएंगी। तो आपकी अम्मी शौकत साहिबा ने, उनका क्या रद्द अमल था, आपका क्या रद्द अमल था इस डिसीजन के बारे में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कैफ़ी थे, वो मुमकिन ही नहीं है कि अगर उनकी पार्टनर, उनकी साथी शौकत नहीं होती तो वो सब कुछ कर सकते हैं। तो सही बात तो ये है कि जिस तरह से मम्मी ने उनका साथ निभाया और जिस तरह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलती रही। जब इनको, कैफ़ी साहब को 8 फरवरी 1973 को एक ब्रेन हेमरेज हुआ और उसके बाद ताउम्र उनकी जो लेफ़्ट हाथ है और लेफ़्ट पाँव है वो मफलूज हो गया। और बजाय इसके कि वो बिल्कुल मायूस हो जाते, उन्होंने मम्मी से कहा कि मैं मिजवा जाना चाहता हूँ। मिजवा उन्होंने 40 साल पहले छोड़ दिया था जब कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बन गए थे। और जब ये मिजवा वापस गए तो इन्होंने देखा कि ये एक ऐसा गांव है जो वक्त में बिल्कुल मुंजमद है। वहाँ न स्कूल था, न कोई सड़क, पानी, बिजली कुछ भी नहीं थी। मतलब ऐसी हालत थी। मम्मी ये बताती हैं कि उन लोगों ने कभी प्रेशर कुकर नहीं देखा था। तो जब मम्मी प्रेशर कुकर लेकर गई थी तो जब सीटी बजती थी तो औरतें भागते हुए अंदर आती थी और कहती थी, ए चची तो सीटी बजत है, रेलगाड़ी आवत है का। इस तरह के लोग में, अब वो तो अब्बा के लोग थे, मम्मी का तो उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन वो उनके साथ रहीं और पूरी तरह से उन्होंने निभाया। ये मुझे लगता है कि उनकी बहुत खासियत थी। मैं ज़रा सा पीछे जाना चाहती हूँ। इनका रिश्ता हमेशा इंटरेस्टिंग रहा है, बहुत रूमानी भी था। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपको बताऊं कि वो पहली बार कैसे मिले। जी। तो पहली बार 1947 फरवरी में हैदराबाद में एक मुशायरा था, प्रोग्रेसिव राइटर्स की कॉन्फ्रेंस थी और रात में मुशायरा था। तो शौकत वहाँ गई अपने बड़े भाई के साथ। उन्होंने बहुत सुन रखा था इन शायरों के बारे में। ये हमको याद रखना चाहिए कि उस ज़माने में शायरों को इस तरह पूजा जाता था जैसे आज फिल्म स्टार्स को। और मुशायरे में उन्होंने औरत सुनाई, मम्मी उससे बहुत मुतासिर हुई। उसके बाद जब मुशायरा ख़त्म हुआ तो लड़कियों की भीड़ जो है वो कैफ़ी, मजरू, सुल्तानपुरी और सरदार जाफरी की तरफ बढ़ी। तो मम्मी ने एक तायराना नज़र कैफ़ी पर डाली और फिर सरदार जाफरी की तरफ मुड़ गई और पहले उनसे ऑटोग्राफ ले लिया। फिर जब भीड़ भाड़ कुछ कम हुई तो उन्होंने काफ़ी खुद एतमादी के साथ अपना ऑटोग्राफ बुक कैफ़ी की तरफ बढ़ाया। कैफ़ी ने इतनी भीड़ में भी कनखियों से उनको सरदार जाफरी की तरफ जाते देख लिया था। तो उनकी ऑटोग्राफ बुक में एक इंतहाई मोहमल और बुरा शेर लिख दिया, जबकि उनकी दोस्त जकिया की ऑटोग्राफ में बहुत अच्छा शेर लिखा था। मैं बताती हूँ आपको शेर क्या था। वही खाके बुलबुल सुर्ख रूह जरा राज बन के महन में आओ, दिले घंटा टुन तो बिजली कड़के धुन तो पवन चपट के लगन में आओ। तो मम्मी जो है बहुत जल के कोयला हो गई। और जब भीड़ खत्म हुई तो उन्होंने अब्बा से नाराजगी से पूछा कि आपने इतना बुरा शेर मेरी ऑटोग्राफ बुक में क्यों लिखा। तो कैफ़ी शरारत से मुस्कुराया और कहा, आपने मेरे से ऑटोग्राफ लेने से पहले सरदार जाफरी से ऑटोग्राफ क्यों लिया। और इस तरह उनका जो है वो बहुत खूबसूरत कहानी बहुत खूबसूरत। लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो कुछ शेर मैं उसकी, वो जो उन्होंने सुनाई थी औरत, जी इरशाद, उसके इरशाद। जिंदगी जहद में, और आप ये देखिए कि ये 1942 में लिखी हुई है। जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, उड़ने खुलने में है, निखत ख़मे गेसू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। वाह वाह वाह, क्या बात। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं।
तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। बहुत खूबसूरत। आप सोचिए कितने सारे साल किस बाद दौर भी ये की जय हम जी। बात कर रहे हैं जब औरत को इतना बड़ा ओहदा कोई दिल में भी नहीं देता था और वो समाज में दे रहे थे, एंड ही बिकेम अ टॉर्च बेयरर इन अ वे टू शो रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत नज़्म का। मेरा एक और सवाल है। आम तौर पर ये कहा जाता है कि फ़िल्मी शायरी जो है वो एक इन्फीरियर लेवल पर रखी जाती है, और जो मुशायरों में होती है, पोइट्री शायरी होती है, वो एक ऊंचे दर्जे की होती है। और फिर ये कि ऑफ कोर्स वी नो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड लिरिक्स। जब कैफी साहब ने शायरी को फ़िल्मी दुनिया से जोड़ा तो ज़रूर बहुत क्रिटिसिज्म हुई होगी, और हुई भी थी। हम पढ़ते भी हैं कि जो फिल्मों में लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं, शायर बने क्यों फिल्मों के लिरिसिस्ट बन रहे हैं, और ये आई थिंक आज भी इस दौर में भी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या आज के दौर में लोग कुछ लिखते हैं जो फिल्मों में आता है? कुछ एक अदद जो अच्छा शायर है अभी भी, हैरत की बात है। जो एक अदद अच्छा शायर है अभी भी, उसे भी ये सुनना पड़ता है भाई आप फिल्मों में लिख रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि उस दौर में जब उन्होंने ये एक नयापन दिखाया कि वो फिल्मों के भी हो सकते थे, और फिर भी उनकी शायरी का मयार जो है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, तो किस तरह की जद्दोजहद रही, किस तरह की हिम्मत दिखानी पड़ी इस एक बैलेंस को रखने के देखिए, लिए? सही बात तो ये है कि ये सब, चाहे वो साहिर हों या जानिसर अख्तर हों या मजरू हों या कैफ़ी हों या शैलेंद्र हों, ये सब जो हैं पार्टी के मेंबर्स थे, और पार्टी से जो ये कमाते थे उससे उनका घर नहीं चल सकता था, और इसलिए इन्होंने फिल्मों में लिखना शुरू किया। कैफ़ी को पहला ब्रेक मिला 1952 में शाहिद लतीफ़ की फिल्म बुज़दिल में। तो मैं समझती हूँ कि उस वक्त क्योंकि इस तरह के शायर थे जो फिल्मी गीत लिख रहे थे, तो फिल्मी गीतों का मयार बहुत ऊंचा था। लेकिन अब्बा एक मज़े का किस्सा ये सुनाते हैं कि उनको पहली बार ये बहुत हैरत हुई जब उन्होंने जाना कि फिल्मों में ये रिवायत होती है कि पहले धुन बनती है और उसके बाद आप उसमें अल्फाज जोड़ते हैं। तो कैफ़ी साहब ये कहते थे ये बिल्कुल ऐसा है कि पहले आप कफन बना लें, आप कब्र खोदें, फिर उसके साइज का मुर्दा ढूंढें, अच्छा, और फिर उसको गाढ़ें। तो कभी मुर्दे के पाँव बाहर आ जाते हैं, कभी पैर। लेकिन मुझे गाने इसलिए मिलने लगे क्योंकि लोग समझते थे कि मैं मुर्दे अच्छे गाड़ लेता हूँ। His sense of humor was Yes, it was very special. और इसी से शायद आप ये भी चाहती हैं कि उसी जज्बे को हम कायम रखें और बहुत संजीदा ना हो जाए यहाँ पर। कैफी साहब को याद करें तो दिल से याद करें। उनकी शायरी में बहुत सारी डायमेंशंस थी। अगर मैं ये एक फिल्मी गाना जो कि बहुत ही खूबसूरत है, उसके 2 मिसरे सुनाती हूँ कि दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, ये मिसरा तो मतलब मेरी जान ही ले लेता है। दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, याद इतना भी कोई ना आए। अब ये जो नाजुक एस्पेक्ट है ये बहुत फेमिनिन है, और कैफी की पोइट्री में बहुत फेमिनिन एस्पेक्ट मिलता है। डेलिकेसी, एम्पथी, लव, केयर और तन्हाई की बात होती है। और एट द सेम टाइम जब कभी ज़रूरत हो तो कैफी साहब ने बहुत ही सख्ती भी इख्तियार की है, डिटर्मिनेशन भी इख्तियार की है जब उन्होंने लिखा है। तो सवाल मेरा यहाँ से नहीं आता, मेरा सवाल वहाँ से आता है कि लोग कहते हैं पोइट्री इज़ जेंडर्ड इन सच अ वे दैट मेन एंड वुमेन राइट वेरी डिफरेंटली। ये डिस्कशन बहुत प्लेटफॉर्म्स पर हुई है। what would you comment on the presence of femininity and masculinity both coexisting there? You know, I really think, particularly for an artist, in fact for all people, but for an artist it is extremely important to have the yin and the yang perfectly balanced. अगर आप बिल्कुल ही औरत हैं या बिल्कुल ही मर्द हैं तो आप में वो मुलायमियत नहीं होती है जो कि आर्ट के लिए ज़रूरी है। अगर आप फिल्म मेकर्स को भी देखें, जो बेहतरीन फिल्म मेकर्स हैं उनमें 50% वुमन और 50% मैन होता है। कैफी में भी ये था, उनमें जो है एक बहुत मुलायमियत थी, बहुत सरेंडर था, लेकिन दूसरी तरफ से बहुत खुद एतमादी भी थी, एक बांकापन भी था।
जैसे कि मुझे उनका कोई शेर याद है, ऐसे लम्हे भी इश्क में आए, हुस्न से हमने नाज उठवाए। आमतौर पे होता उल्टा है ना, मगर ये भी है, एक शौकी थी जो उनमें थी। तो आई थिंक सिर्फ कैफी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता, उस दौर के जितने शायर थे उनमें ये खूबी ज़रूर थी। सारी तोहमत हम दौर पर लगाते हैं क्योंकि जो सॉफ्टर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो कम से कम तर होता जा रहा है, रिश्तों में भी और अदरवाइज भी। मैं आपको एज अ डॉटर अब टेस्ट करने वाली हूँ। I know you've been very close to your father and your love for your father is something known to the world. तो थोड़ा सा टेस्ट हो जाए। जी ज़रूर। हाँ, मैं रैपिड फायर करने वाली हूँ। अच्छा जी, और ये मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं दूंगी, द मोस्ट स्पॉन्टेनियस, द मोस्ट इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स। और हमारी जो ऑडियंस है ये बताएगी कि आपने सोच के बोला कि स्पॉन्टेनियस बोला, तो नंबर वो देंगे। ओके, आर यू रेडी? या। ऑलराइट। कैफीज फेवरेट डिश? अरहर की दाल। यूपी के लोग कितना खुश हो गए सुन के। यूपी के लोग बहुत खुश हो गए थे। अब्बा और मम्मी में कभी लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन लड़ाई सिर्फ जब होती थी वो इसलिए कि वो अपने हैदराबाद की खट्टी दाल का चमचा उनकी अरहर की दाल में डाल देते थे, तो बिल्कुल तूफान मच जाता था। जी, हिज फेवरेट सॉन्ग? डोंट नो, नॉट हिज ओन। ओके। हिज most favorite expression of love, both verbal and non-verbal? Largely non-verbal. Okay, and example? बस आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। जी, उनके गुस्से का और गुस्से का इजहार कैसा था? गुस्सा मैंने कभी देखा ही नहीं, और मतलब एक बार मुझे याद है कि एक साहब बहुत बदतमीजी कर रहे थे और कैफी का रंग बिल्कुल लाल हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं। फिर उन साहब ने कहा कि अच्छा, अगर आप मुझसे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हैं तो मैं चला जाऊंगा। तो कैफी साहब ने कहा जैसा आप मुनासिब समझें, बस दिस इज द हाइट ऑफ हिज। हाँ, क्या बात है। हाँ, उनमें ये यूपी का जो कल्चर है ना वो बहुत ज़्यादा था, सेंस ऑफ प्रोप्राइटी बहुत थी। कैफीज डेफिनेशन ऑफ खामोशी? जो उनकी बेटी और उनकी बीवी में कभी नहीं मिली। एक तरह से एक जो इन्होंने सुनाया था ना, एक लम्हा, आज तुम कुछ न कहो, आज मैं कुछ न कहूँ, यूं ही बैठे रहें। मेरे भाई बाबा कहते हैं उम्र भर इस उम्मीद में बैठे रहे अब्बा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी। जी, अब मैं आपको 5 लफ्ज दूंगी एंड यू हैव टू रैंक ऑर्डर अकॉर्डिंग टू कैफीज प्रेफरेंस। नेचर, फैमिली, पोइट्री, कंफर्ट, मनी। फिर से बोलो। नेचर, फैमिली, पोइट्री, कंफर्ट, मनी। फैमिली, नेचर, पोइट्री, कंफर्ट, नहीं सॉरी, पोइट्री, फैमिली, पोइट्री, नेचर, comfort, money. Not necessarily I don't think he really valued these things so much, because for him, he was tuned to the sound of a different drummer. He had a worldview and a vision. He believed, like his comrades, in social justice, in gender equality, in the need for change. He believed, like his colleagues, that poetry could be used as an instrument for social change. For social change, yes. एक थोड़ा सा mischievous सवाल है. I've always felt young Kaifi was the most handsome boy on this earth. मैंने उनकी एक I completely second that. मैंने उनकी एक फ़ोटो डाली उनके यंग एज की, तो आज की लड़कियों ने भी लिखा ओ माय गॉड, यू नो OMG करते हैं, जिसमें मज़ा तो नहीं आता लेकिन OMG हुआ। वो इतने हैंडसम थे, ही वॉज सो गुड एंड सो चार्मिंग। उनकी शख्सियत ऐसी थी जिसे हम महसूस कर सकते थे, शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। एक कशिश थी। तो हाउ वाज लाइफ फॉर शौकत साहिबा? Very difficult. Yeah. Very difficult, because obviously
एक मैं आपको बहुत अच्छा सा किस्सा सुनाती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि कैसी थी। एक मरतबा हम लोग जो हैं किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पे गए थे और वहाँ ये खातून जो होस्टेस थी उन्होंने कहा कैफी साहब माई यूजुअल फरमाइश, यू नो दैट वन अबाउट द दो निगाहों का समथिंग समथिंग एंड you know, friends, Kafi Sahab has written this specially for me. Oh. And Kafi Sahab, without batting an eyelid, started reciting something. And I was all of 9 years old and I got up and said, ये बिल्कुल झूठ है, ये इन्होंने मम्मी के लिए लिखा है, इनके लिए बिल्कुल भी नहीं लिखा है, बिल्कुल गलत है ये। तो मम्मी ने मुझसे कहा हश चाइल्ड हश। उनके दिल में तो खूब लड्डू फूटे होंगे कि चलो किसी ने तो मेरा साथ लिया। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि ये बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉट राइट। देन मम्मी टोल्ड मी बट यू नो ये शायर होते हैं, दिस इज द वे दे डील विद इट एटसेट्रा। लेकिन उसके बाद अब्बा ने जो मम्मी के ऊपर नज्म लिखी थी वो किसी और औरत पे नहीं चेपी। क्या बात है। चलिए मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ। बहुत शुक्रिया, मज़ेदार था। हर शायर एक अपनी स्पेस मांगता है जिसमें उसको अपने आशार की आमद होती है, और हर शायर एक अलग तरह का माहौल मांगता है जिसमें बैठकर उसकी क्रिएटिविटी रीचेस इट्स पीक। तो कैफी साहब का कॉन्सेप्ट ऑफ माय पर्सनल स्पेस क्या था? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल स्पेस उनका था ही नहीं। वो जो है ज़रूर एक मेज़ पर बैठकर सिर्फ फाउंटेन पेन यूज़ करते थे, इंक से लिखते थे, लेकिन उनका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। और वो जब काम कर रहे होते तो मैं किसी भी वक्त उनके कमरे में घुस के और कुछ भी उनसे सवाल कर लेती तो वो हमेशा जवाब देते थे। देयर वाज नॉट अ सेंस ऑफ सिक्लूजन दैट वाज रिक्वायर्ड। सो ही कुड काइंड ऑफ be between, be flexible, इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी आसानी से चलना। आई थिंक उनको एक कनेक्ट हमेशा चाहिए था, अपनी फैमिली से कनेक्ट हमेशा चाहिए था, और तो वो दरवाज़ा उनका हमेशा खुला रखता था। ये ज़रूर होता था कि जब उनको कोई फिल्म का गाना लिखना हो तो जब तक डेडलाइन उनके सर पर नहीं आ जाए, जब तक उनका कलम पेपर पे नहीं होता था, तो सडनली मैं देखती थी कि वो जो 3 महीने से ख़त उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, वो सडनली वो ख़त और का जवाब लिखने लगते थे, या वो जो है अपने ड्रॉ साफ करने। बट एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी इंटरनली होता रहता था while he was doing and that. by that as a psychologist I can say he was an introvert because introverts के प्रोसेस चलता रहता है और फिर एक वक्त आता है। But it's interesting now because he was an introvert and yet he was a man of the masses. Absolutely. So when he stood in front of the crowds और उन्होंने जब सुनाया, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कलकत्ता में ही हो सकता है। एक मरतबा मैं जो हूँ एक रेस्टोरेंट में बैठी थी और एक वेटर मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको छू सकता हूँ क्या? तो मैंने बहुत हैरत से उनको देखा, तो मैंने ऐसे देखा तो उन्होंने कहा आप कैफ़ी आज़मी की बेटी हैं ना? मैंने कहा हाँ। तो ये सिर्फ ऐसा वक्त मेरे पे आया था जब मैं बहुत मायूस था और मैं ख़ुदकुशी करने की सोच रहा था, और फिर मैं एक मुशायरे में गया जहाँ मैंने कैफ़ी को अपनी नज़में पढ़ते हुए सुना और मेरे में इतनी उम्मीद जागी कि मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं ज़रूर जूझूंगा ज़िंदगी से और लड़ूंगा, और आप उनकी बेटी हैं तो मैं आपको छूना चाहता हूँ। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे हमेशा ये पूछा जाता है कि कैफ़ी से जो आपको सीख मिली है वो क्या मिली है, और तो मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ कि जब ये मिजवा में काम करने लगे, कैफ़ी साहब ने बहुत काम किया मिजवा के लिए, लेकिन ये इसके दौरान जो है ना बहुत सारी अड़चनें आती थी, बहुत सारी बाधाएं थीं। तो एक मरतबा मैं झिल्ला के मैंने बोला कि जब आप तब्दीली के लिए काम करते हैं और तब्दीली उस रफ्तार से नहीं आती जो आप चाहते हैं तो आपको मायूसी नहीं होती? तो उन्होंने बहुत सुलझे हुए लहजे में मुझसे कहा कि बेटे जब आप तब्दीली के लिए काम करें तो इस उम्मीद में ये गुंजाइश भी छोड़ दें कि शायद तब्दीली आपकी ज़िंदगी में ना आए, लेकिन ये यकीन रखना चाहिए कि आप पूरी सच्चाई से और मेहनत से अगर काम करते ही रहें तो तब्दीली ज़रूर आएगी, चाहे आपके जाने के बाद ही क्यों ना सही। क्या बात है। दिस आई हैड टू शेयर विद एवरीबॉडी। शुक्रिया। मैं दावत देती हूँ विनोद दुआ जी को। सैफ साहब आएँ, और हम ये भी चाहेंगे कि क्योंकि ये खिराज अकीदत है, आप वी विल पे आवर रिस्पेक्ट्स हियर।
आफ्ताब साहब, इरम साहिबा, प्लीज़ मंच पर आएं। पहले आप पे ट्रेन छूट जाए। फूलों से कुछ इरम, साथ ही साथ मैं विनोद से रिक्वेस्ट करती हूँ, विनोद दुआ, बहुत प्यारे दोस्त, अपनी पसंदीदा कुछ शेर। मैं यहाँ अमिता के दोस्त की हैसियत से हूँ। हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठा पढ़ा करते थे। तो जो मुझे पसंद है कैफी साहब का एक नगीना अर्ज़ किया है कि है कोई हसीन ख़ता हर ख़ता के साथ, की है कोई हसीन ख़ता हर ख़ता के साथ, थोड़ा सा प्यार भी मुझे दे दो सज़ा के साथ। अगर डूबना ही अपना मुकद्दर है तो सुनो, अगर डूबना ही अपना मुकद्दर है तो सुनो, डूबेंगे हम ज़रूर मगर ना खुदा के साथ। मंजिल से वो भी दूर था और हम भी दूर थे, मंजिल से वो भी दूर था और हम भी दूर थे, हमने भी धूल उड़ाई बहुत रहनुमा के साथ। रक्से सबा के जश्न में हम तुम भी नाचते, रक्से सबा के जश्न में हम तुम भी नाचते, ऐ काश तुम भी आ गए होते सबा के साथ। 21वीं सदी की तरफ हम चले तो हैं, फितने भी जाग उठे हैं आवाज़ पा के साथ। और एक इनका आखिर में है, ऐसा लगा गरीबी की रेखा से हूँ बुलंद, अबव द पॉवर्टी लाइन। ऐसा लगा गरीबी की रेखा से हूँ बुलंद, पूछा किसी ने हाल कुछ ऐसी अदा के साथ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया विनोद सर। और सैफ साहब आप आएँ। एक गज़ल सुनाई विनोद दुआ साहब ने, मैं एक नज़म सुनाने की जसारत करता हूँ। शबाना जी वाज जस्ट सेइंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट पोइट्री एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, तो ये उसकी पूरी मुकम्मल अक्कासी करती है ये नज़म। इब्ने मरियम, तुम खुदा हो, खुदा के बेटे हो, या फ़कत अमन के पैगंबर हो, या किसी का हंसी तख़य्युल हो, जो भी हो मुझको अच्छे लगते हो, मुझको सच्चे लगते हो। इस सितारे में जिसमें सदियों के झूठ और किज़्ब का अंधेरा है, इस सितारे में जिसको हर रुख से रेंगती सरहदों ने घेरा है, इस सितारे में जिसकी आबादी अमन बोती है जंग काटती है, रात पीती है नूर मुखड़ों का, सुबह सीनों का खून चाटती है। तुम ना होते तो जाने क्या होता, तुम ना होते तो इस सितारे में देवता, राक्षस, गुलाम, इमाम, पारसा, रिंद, राहबर, रहजन, ब्राह्मण, शेख, पादरी, भिक्षु सभी होते, मगर हमारे लिए कौन चढ़ता खुशी से सूली पर, मगर हमारे लिए कौन चढ़ता खुशी से सूली पर। झोपड़ों में घिरा ये वीराना, मछलियां दिन में सूखती हैं जहां, बिल्लियां दूर बैठी रहती हैं, और खारिश ज़दा से कुछ कुत्ते लेटे रहते हैं बेनियाजाना। दुम मरोड़े कि कोई सर कुछ ले, काटना क्या वो भौंकते भी नहीं। और जब वो दहकता अंगारा छनक से सागर में डूब जाता है, तीरगी ओढ़ लेती है दुनिया, कश्तियाँ कुछ किनारे आती हैं। भंग, गांजा, चरस, शराब, अफ्यून जो भी लाएं, जहाँ से भी लाएं, दौड़ते हैं इधर से कुछ साए और सब कुछ उतार लाते हैं। गाड़ी जाती है अदल की मीज़ान, जिसका हिस्सा उसी का हिस्सा उसी को मिलता है।
जहां खतरा नहीं खयानत का, तुम यहां क्यों खड़े हो मुद्दत से। ये तुम्हारी थकी थकी भेड़ें रात जिनको जमी के सीने पर सुबह होते उंडेल देती हैं, मंडियों दफ्तरों मिलों की तरफ हाँक देती हैं, ढकेल देती हैं। रास्ते में ये रुक नहीं सकती, तोड़ के घुटने झुक नहीं सकती। इनमें तुम क्या तवक्को रखते हो, भेड़िया इनके साथ चलता है। तकते रहते हो उस सड़क की तरफ, दफन जिसमें कई कहानियां हैं, दफन जिसमें कई जवानियां हैं, जिस पे एक साथ भागी फिरती हैं खाली जेबें भी और तिजोरियां भी। जाने किसका है इंतजार तुम्हें। मुझको देखो कि मैं वही तो हूं जिसको कोड़ों की छांव में दुनिया बेचती भी खरीदती भी है। मुझको देखो कि मैं वही तो हूं जिसको खेतों से ऐसा बांधा था जैसे मैं उनका एक हिस्सा था। खेत बिकते तो मैं भी बिकता था। मुझको देखो कि मैं वही तो हूं, कुछ मशीनें बनाई जब मैंने, उन मशीनों के मालिकों ने मुझे बेझिझक उनमें ऐसे झोंक दिया जैसे मैं कुछ नहीं हूं, ईंधन हूं। मुझको देखो कि मैं थका हारा फिर रहा हूं युगों से आवारा। तुम यहां से हटो तो आज की रात सो रहूं मैं इसी चबूतरे पर। तुम यहां से हटो खुदा के लिए, जाओ वो वियतनाम का जंगल, उसके मसलूब शहर, जख्मी गांव जिनको इंजील पढ़ने वालों ने रौन डाला, फूंक डाला है। जाने कब से पुकारते हैं तुम्हें। जाओ एक बार फिर हमारे लिए, तुमको चढ़ना पड़ेगा सूली पर। बहुत बहुत शुक्रिया। बस गजल के कुछ शेर। वो भी सराहने लगे अरबाब फन के बाद, दादे सुखन मिली मुझे तरके वतन के बाद। ऐलान हक में क़तरे दारो रसन तो है, ऐलान हक में क़तरे दारो रसन तो है, लेकिन सवाल ये है कि दारो रसन के बाद होठों को सी के देखिए पछताइएगा आप। होठों को सी के देखिए पछताइएगा आप, हंगामे जाग उठते हैं अक्सर घुटन के बाद। आज की सरकार ये सुन ले तो अच्छा ही होगा। इंसान के ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज ज़मीन चाहिए 2 गज कफन के बाद।